हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर रिलीज किया है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका सेक्शन ए आज हम लोग करेंगे। तो आपको इतना शायद पता हो कि सेक्शन कितने होते हैं, अगर नहीं पता तो फिर भी मैं बता देता हूँ। टोटल 5 सेक्शंस रहते हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई, जिसमें टोटल जो सेक्शन ए होता है उसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं और एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। तो ये आपके रहते हैं। फिर सेक्शन बी में आपके पास 5 क्वेश्चंस होते हैं, 2 नंबर का रहता है हर क्वेश्चन। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन मिलेंगे, सेक्शन डी में 4 और सेक्शन ई में 3 केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन जो हमारा सेक्शन ए में रहता है, जिसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें लास्ट के 2 असर्शन रीजनिंग होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, समझने की कोशिश करते हैं। तो यार फर्स्ट क्वेश्चन में है 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन एज ए बी, मतलब ए और बी आपको दे रखा है। वेयर एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर, देन रिजल्ट ऑब्टेन बाई डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। ये आपको बताना है, मतलब आपको फाइंड आउट क्या करना है, रिजल्ट ऑब्टेन बाई डिवाइडिंग प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव नंबर, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। यानी ए बी का प्रोडक्ट जो आएगा उसको डिवाइड करना है किससे, एलसीएम से। ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हमारा टारगेट है इस क्वेश्चन का। मतलब क्या, रिजल्ट बताना है ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बाय एलसीएम। तो देखो प्रोडक्ट की बात करें 2 नंबर्स की, तो यार देखो एक नंबर हमें दे रखा है, क्या एक नंबर हमारे पास ये है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर लिख लेंगे। और बी हमारे पास क्या है, एक्स वाई क्यूब है, बी हमारे पास अपॉन, ठीक है, ए लिख लिया, बी लिख लिया, ठीक है। और फिर क्या है, एलसीएम से डिवाइड करना है। तो देखो एलसीएम कैसे आता है, अगर मेरे पास ये 2 नंबर हैं ये, तो एलसीएम कैसे आता है, जो डिफरेंट नंबर है वो लिख दो। एलसीएम निकालना आई होप आपने सीख लिया हो। तो आपको एक्स लिखना है, फिर वाई लिखना है, फिर इनकी हाईएस्ट पावर लेना है। जैसे यहाँ पे एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो आपको 3 लिख देना है। और यहाँ पे वाई स्क्वायर है और यहाँ वाई क्यूब है, तो वाई की हाईएस्ट पावर क्या है, 3। तो आपको एलसीएम मिल गया एक्स क्यूब वाई क्यूब, ठीक है। एलसीएम क्या मिल गया, एक्स क्यूब वाई क्यूब मिल गया। तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, वाई क्यूब से ये वाई क्यूब कट गया, तो आंसर क्या आ गया, एक्स वाई स्क्वायर आ गया आंसर। तो जो कि सेक्शन बी पार्ट में दे रखा है। आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इजी था बिल्कुल, ठीक है। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कर लो इसको। सेकेंड में लिखा है द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y इक्वल टू एफ एक्स, एक लाइन है, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स हैज 2 0 1 0 0 3। देखो आपको ये बताया गया होगा पॉलिनोमियल में कि जो एक्स एक्सिस होती है, जितने बार कट होता है कोई भी लाइन हो कोई भी कर्व हो, उतने ही जीरोस होते हैं। तो आप देखो ये एक्स एक्सिस है और ये लाइन है, एक बार इंटरसेक्ट करती है तो ये एक ही जीरो होगा। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 है। एक्स इक्वल टू यहाँ पे कितना है, एक्स इक्वल टू है कितना, 3। तो एक्स इक्वल टू 3 पे हमें एक पॉइंट मिल रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 0 एंड 0 इज 3। मतलब 0 है क्या, वो कितना है, वो 3 है। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नॉन इंटरसेक्टिंग, मतलब इंटरसेक्ट नहीं हो रही यानी पैरेलल हैं। तो पैरेलल की कंडीशन लगानी थी सिंपल। तो देख लो पैरेलल कंडीशन क्या है, देखो ये तो कोइंसिडेंट की है, यही वाली पैरेलल की कंडीशन है। इसी को हम नो सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन। इसमें हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो इसका आंसर आ गया नो सॉल्यूशन, या फिर पैरेलल लाइन जिसमें कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। क्लियर हो गया सबको। चलो आगे देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है। नेक्स्ट बोला है राइट द नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर कैसे निकालते हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट से। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। हम लोग b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करेंगे। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव आई तो 2 रूट्स होंगे, डिफरेंट होंगे। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आया तो इक्वल जीरोस होंगे, और लेस देन 0 आया तो नेगेटिव होगा। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। b यहाँ पे क्या है, अगर मेरे पास इक्वेशन है 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 2, ये मेरे पास। तो अगर मैं इसको कंपेयर कर लूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो देखो कितना आएगा। तो कंपेयर करा तो a इक्वल टू आ गया 9, b आ जाएगा -6 के इक्वल, और c आ जाएगा -2 के इक्वल, ठीक है। a b c आ गया। अब इन a b c को यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो b आ रहा है यहाँ पे -6,
तो -6 का स्क्वायर -4, ए यहाँ पे 9 है और सी यहाँ पे -2 है, यही तो है। क्लियर हो गया सबको। अब ये 36 हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, और ये 8 और 9 72 होगा, तो ये 8 और ये 7 3 10 108 आ गए, पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव का मतलब है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। पॉजिटिव का मतलब क्या है? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन 0 आया ना, पॉजिटिव आया ना, तो पॉजिटिव में क्या होता है? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं। ठीक है, तो ये 4th क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 2 एपी हैं, सेम कॉमन डिफरेंस है। देखो जैसे ये फर्स्ट एक एपी है और एक सेकेंड एपी ये है इधर, तो इसका मान लेते हैं फर्स्ट टर्म A1 है और इसका फर्स्ट टर्म मान लेते हैं A2 है। डिफरेंस बोला गया सेम है, DD है, मतलब हमें फर्स्ट 2 डिफरेंट एपी हैं। अब फर्स्ट टर्म इसका कुछ होगा, इसका कुछ फर्स्ट टर्म होगा, तो वो A1 ले लिया और ये A2 ले लिया, लेकिन डिफरेंस सेम है। क्वेश्चन में बोला था 2 एपी हैव सेम डिफरेंस, फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1 एंड दैट ऑफ अदर -8। यानी फर्स्ट टर्म जो A1 है वो आपको दे भी रखा है, कितना दे रखा है? -1, और इसका जो फर्स्ट टर्म है A2 से आप A2 से आप ये मत सोचना सेकेंड टर्म है, A2 मतलब है फर्स्ट टर्म लेकिन सेकेंड सीरीज का, वो कितना दे रखा है? -8। अब आपसे बोला डिफरेंस बताओ 4th टर्म का, तो 4th टर्म अगर मुझे निकालना है इस वाली सीरीज का, 4th टर्म निकालना है इस वाली सीरीज का, तो 4th टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a + 4 - 1 × d, यही तो होगा भाई। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1 × d। तो यहां पे पहली सीरीज है तो यहां पे A1 लिख लो, क्योंकि हमने इस वाली सीरीज में जो फर्स्ट टर्म था वो A1 लिखा था, तो ये बन गया A1 + 3d, और A1 की वैल्यू है -1 और ये है 3d। तो यहां पे हमें जो 4th टर्म मिला है वो ये मिला है। अब चलो इसका भी 4th टर्म निकाल लेते हैं। इसके 4th टर्म को मैं कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, क्योंकि फिर वो सेम हो जाएगा ना। तो यहां पे कितना आएगा? a + 4 - 1 × d, और यहां पे जो फर्स्ट टर्म लिया है वो हमने A2 लिया है, तो A2 यहां पे है -8 और ये 3d है, तो ये आ गया 4th टर्म सेकेंड सीरीज का। अब आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन देयर 4th टर्म, यानी इन दोनों का डिफरेंस बताना है। तो यानी आपको बताना है A4 - कैपिटल A4, तो A4 आपका है -1 + 3d, और कैपिटल A4, ये कैपिटल A4 है -8 + 3d, ये आपका कैपिटल A4 है। तो -1 + 3d, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो +8 -3d, 3d कैंसिल हो गया, 8 - 1 कितना आंसर आ जाएगा? 7 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन करना था कि अगर आपको nth टर्म का फॉर्मूला पता है, यानी कि a + n - 1 × d, तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस इज डिवाइडेड बाई x एक्सिस। ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द दिस डिवाइडेड बाई x एक्सिस। ठीक है, यानी रेशियो वाला क्वेश्चन है। ये किस पे बेस्ड है? ये आपका रेशियो का क्वेश्चन है। तो अगर मेरे पास 2 पॉइंट हैं, 1 पॉइंट इज 2, -3, 1 पॉइंट इज 2, -3, सेकेंड पॉइंट इज 5, 6, सेकेंड पॉइंट इज 5, 6। ऐसे ये 2 पॉइंट हमें दे रखे हैं, एक पॉइंट है 2, -3, एक पॉइंट है 5, 6, और हमें निकालना है फाइंड द रेशियो। हमें क्या निकालना है? फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस डिवाइडेड बाई x एक्सिस। x एक्सिस से डिवाइड करने वाली लाइन की हमें बतानी है। ठीक है, तो रेशियो का कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए, अगर किसी भी कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको कभी भी रेशियो वाला क्वेश्चन मिल जाए, तो याद रखो कि आपको एक पॉइंट लेना है और मान लेना है कि k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। मतलब कभी भी अगर रेशियो का क्वेश्चन आ जाए तो आपको तुरंत ही इसमें k रेशियो 1 ले लेना है। ठीक है, अब जो बोला ना डिवाइड बाई x एक्सिस, तो इसका सिर्फ इतना रोल है कि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0, तो उसको हमें 0 करना होता है। तो पहले सेक्शन फॉर्मूला लगा लेते हैं और p पॉइंट निकालते हैं। सेक्शन फॉर्मूला याद होगा आपको, mx2 + nx1, वो तरीका ठीक है, लेकिन एक डायरेक्ट तरीका याद रखो क्रॉस मल्टीप्लाई का, k × 5, 5k, 1 × 2 +2 अपॉन k + 1, कॉमा, k × 6, 6k,
1 इंटू माइनस 3 माइनस का 3 अपॉन के प्लस का 1, ठीक है, इस तरीके से ये आ जाएगा 6k माइनस का 3 अपॉन के प्लस 1, ठीक है, ये आ गया। अब हमें पता है ये बोल रहा था एक्स एक्सिस पे पॉइंट बताओ, तो ये चीज क्या होती है एट एक्स एक्सिस, हमें पता होना चाहिए वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, तो इसको 0 कर दीजिए, यानी कि 6k माइनस 3 अपॉन के प्लस 1 को कर दो 0 के बराबर, तो 6k माइनस 3 इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 0, तो 6k इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो k क्या आ जाएगा 3 अपॉन 6, तो क्या k की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, k कितना आ जाएगा 1/2, तो रेशियो क्या हो गया 1/2, यानी कि ए पार्ट आपका आंसर हो गया 1/2। क्लियर है सबको, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्स वाई इज 5 यूनिट फ्रॉम ऑरिजिन, अगर ये ऑरिजिन है, इधर ऑरिजिन हमारा है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, बोला है ऑरिजिन है, हाउ मेनी पॉइंट इन थर्ड क्वाड्रेंट, डिस्टेंस 5 यूनिट। अब देखो अगर इस थर्ड क्वाड्रेंट में मुझे डिस्टेंस 5 यूनिट लेनी है और ये मेरा पॉइंट है एक्स वाई, अच्छा आप कहोगे सर एक्स वाई थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव होना चाहिए, अरे देखो हमने कौन से बता दिया कि एक्स वाई क्या है, हो सकता है एक्स -2 और वाई -3 हो, ठीक है, तो -x -y लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप बताओ ये कितने पॉइंट हो सकते हैं, आप कहोगे सर हम यहाँ पॉइंट ले लेंगे तो ये भी तो 5 हो सकता है, यहाँ ले लेंगे यहाँ भी 5 हो सकता है, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे ना भाई, समझ रहे हो, सीधी बात है, बहुत सारे पॉइंट आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो कितना आंसर आ जाएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, तो इसका आंसर आएगा डी पार्ट। क्लियर, आप खुद से दिमाग लगा लो, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं सेम डिस्टेंस पे। नेक्स्ट है ABC एक ट्राइंगल है और DE जो है, ये जो DE आप देख पा रहे हैं ये आपका AB के पैरेलल है, और AB आपको A गिवन है, DE आपको X गिवन है, EC आपको C गिवन है और कुछ गिवन है, और DBE ये आपको B गिवन है, BE आपको B, EC C। अब ABC निकालना है, X की वैल्यू बतानी, मतलब X की वैल्यू ABC के टर्म्स में बताना है। देखो अगर ये पैरेलल दे रखा है तो जाहिर से हमारे दिमाग में आता है BPT, लेकिन एक बार याद रखना अगर ये वाली साइड का कुछ रिलेशन निकालना है, यानी ये वाली साइड का काम है, तो BPT से कभी नहीं होगा। BPT से हमेशा ये रेशियो आते हैं, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस। अगर ये वाली साइड आ गई है तो फिर सिमिलरिटी यूज करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? सिमिलरिटी। अब बहुत आसान है सिमिलर करना। अगर हम CED और CBA को सिमिलर कर दें, किस किस को? इन ट्राइंगल, फिर हो जाएगा क्वेश्चन इन ट्राइंगल। अगर हम ट्राइंगल ले लें CED एंड ट्राइंगल CBA, ये दो ट्राइंगल ले लेते हैं। अगर हम CED CBA ये दो ट्राइंगल अगर ले लें तो देखो एंगल C इक्वल टू एंगल C, ये तो कॉमन हो गया। एंगल C इक्वल टू एंगल C क्या हो गया? कॉमन। अब ये दो एंगल अगर कॉमन है और एक एंगल क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल से। देखो ये लाइन और ये लाइन है पैरेलल, तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से? तो बस दो एंगल इक्वल हो गए तो सिमिलर हो जाएगा। तो कौन से? एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DEC करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया तो यहां से क्या होगा? बाई डबल ए क्राइटेरिया से, बाई डबल ए ट्राइंगल CED जो है वो सिमिलर ट्राइंगल हो गया CBA के। ठीक है, और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो ले सकते हैं। तो CE के करस्पॉन्डिंग क्या है? CB, तो CE अपॉन CB हो गया इक्वल टू DE या फिर ED के करस्पॉन्डिंग क्या है? BA। इन्हीं से हमारा काम चल जाएगा, तीसरी साइड लेने की कोई जरूरत नहीं है, इन्हीं से हमारा आंसर आ जाएगा। तो CE कितना है? CE हमारा C है अपॉन CB यहां तक, तो ये C है और ये B है, तो ये B प्लस C हो गया इक्वल टू ED हमारा X है और AB हमारा A है। तो क्या X की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे AC अपॉन B प्लस C आएगी कि नहीं आएगी? तो AC अपॉन B प्लस C कौन सा ऑप्शन है? क्या यहाँ पे आंसर B है? अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हमारा ऑप्शन B है? AC अपॉन B प्लस C। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया AC अपॉन B प्लस C। नेक्स्ट देखो, अगर चैनल पे अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रही सारी चीजें, तो आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं। प्ले लिस्ट पे जाना,
क्लास 10 टॉपर प्लेलिस्ट, उसमें आपको सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, पीवाईक्यूज मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। ये सारी चीजें आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर हर चैप्टर के टॉप 25 क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो भी बहुत सारी चीजें हैं, आप एक बार करोगे तो आप इंजॉय करोगे, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेना प्लेलिस्ट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक सेंटर है ओ, पी क्यू एक कॉर्ड है जो 50 डिग्री एंगल बना रहा है पी आर के साथ, ठीक है। एंगल मेड बाई कॉर्ड एट द सेंटर, ये वाला एंगल निकालना है आपको। अब एक बताना, ये अगर रेडियस है और ये टेंजेंट है तो क्या ये पूरा एंगल 90 होगा? पूरा ये दिस एंगल इज 90 डिग्री, पूरा ये वाला एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। अच्छा, 90 में से अगर ये 50 माइनस कर दिया जाए तो ये कितना बचा? 40। और ये दोनों रेडियस हैं, और आपको पता है कि दो साइड अगर इक्वल है ट्राइंगल में तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, तो क्या ये भी 40 हो गया? तो अब एंगल सम प्रॉपर्टी से ओ एंगल निकाल लो। एंगल ओ प्लस 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ओ प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ओ क्या आ जाएगा? 180 माइनस का 80, तो ये आ जाएगा 100 डिग्री। कितना आ जाएगा? 100 डिग्री, यानी बी पार्ट इसका आंसर हो गया। समझ में? तो इसका आंसर हो गया बी पार्ट। क्लियर चल रहा है सबको? और अभी तक लाइक नहीं करा? लाइक तो कर ही दो यार, इतनी देर से पढ़ाई कर रहे, समझ में आ रहा है, मजे में सब कुछ, तो लाइक करो यार, ठीक है। चलो, और अभी अच्छा अभी भी नहीं आ रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन बाद आएगा तो तब कर देना, ठीक कर लेना। लेकिन चलो नेक्स्ट देखो क्या है। अ कोऑर्डिनेटर पी क्यू आर एस इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्किल, मतलब एक सर्किल को सर्कमस्क्राइब करते हुए एक कोऑर्डिनेटर बनाना है, ठीक है। एक सर्किल को सर्कमस्क्राइब करते हुए एक कोऑर्डिनेटर बनाना है जिसका नाम हम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी, इस तरीके से हमने एक सर्किल बना दिया ए बी सी डी। अब यहां पे हमारे पास जो सॉरी पी क्यू आर एस है, सॉरी नाम इनकी पी क्यू आर एस है, एक मिनट इरेजर से इनका नाम पी क्यू आर एस कर देते हैं। तो यहां पे हम, तो ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, ये हो गया एस, ये पी क्यू आर एस हमने नाम कर दिए। अब हमें पी क्यू दे रखा है 12, एस आर हमें दे रखा है 14, क्यू आर हमें दे रखा है 15, और बोल रहा है एस पी बताओ। क्या बताओ? एस पी। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर सर्किल को एक कोऑर्डिनेटर सर्कमस्क्राइब करता है तो अपोजिट साइड का जो सम होता है वो इस वाले अपोजिट साइड के सम के बराबर होता है। जैसे मतलब कहने मतलब मेरा ये पी क्यू प्लस एस आर, यानी ये अपोजिट साइड पी क्यू प्लस एस आर जो है वो बराबर होगा आर क्यू प्लस एस पी, या पी एस जो भी लिखना है, आर क्यू प्लस एस पी। तो पी क्यू हमारे पास 12 है, ये 14 है, आर क्यू हमारे पास 15 है, ये एस पी है। तो ये आ गया कितना? 26 इक्वल टू 15 प्लस एस पी। तो 26 में अगर 15 माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा एस पी। तो एस पी क्या आ गया? 11 सेंटीमीटर। तो एस पी आ गया 11 सेंटीमीटर। तो ये प्रॉपर्टी याद रखो, डायरेक्ट नहीं है ये, अगर आपको याद है एनसीईआरटी की जो सेकंड एक्सरसाइज है सर्कल की, उसमें हम प्रूफ करते हैं बेसिकली। तो इस रिजल्ट को याद रखो, बहुत बार पेपर में पूछे हैं क्वेश्चन इस टाइप के, पिछले साल भी ऐसा क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट देखो, साइन थीटा आपके पास ए अपॉन बी है और आपसे बोल रहा है कॉस थीटा बताओ। तो इसको आइडेंटिटी से भी कर सकते हो, ट्राइंगल बना के भी कर सकते हो। तो हमारे पास आइडेंटिटी कौन सी है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब इसका स्क्वायर करना है, यानी ए अपॉन बी का स्क्वायर करना है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये आ गया ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा? इसको इधर कर दो, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा आ गया 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अगर बी स्क्वायर एलसीएम ले लिया जाए तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं बी स्क्वायर एलसीएम ले लूँ तो क्या बन जाएगा? बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट कर दो, ठीक है। तो ये रूट आ जाएगा रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर का रूट करोगे तो क्या आएगा? बी आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी पार्ट। तो यहाँ पे आंसर जो है वो हमें मिल जाएगा सी पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। बी स्क्वायर मतलब रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी आएगा इसका आंसर। क्लियर है सबको? चेक कर लीजिए, ये हमारा 11 क्वेश्चन था। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई करने वाला क्वेश्चन है, लिखा है सेक
प्लस टेन ए और एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए बताना है। सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आएगा, सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू 1 माइनस का साइन ए। तो सेक ए क्या होता है, सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस ए और टेन ए होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। टेन ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए और ये है आपका 1 माइनस का साइन ए, ये आपका है 1 माइनस का साइन ए। तो अगर हमने कॉस ए एलसीएम ले लिया तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और ये आपका आ जाएगा 1 माइनस साइन ए। तो आप बताओ a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अपॉन कॉस ए। ऐसे ही तो कुछ आएगा, चेक कर लीजिए, ऐसा कुछ आएगा, चेक करें। मतलब सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए। सेक ए हमारा होता है 1 अपॉन कॉस, टेन होता है साइन अपॉन कॉस। कॉस अगर एलसीएम लिया तो ये 1 प्लस साइन आया और ये 1 माइनस साइन है। तो a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया ना अपॉन कॉस ए। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। अच्छा कुछ लोग कहेंगे सर कैसे, चलो बताते हैं, पहले चलो सॉल्व कर देते हैं। कॉस से कॉस ए कट गया तो आंसर सिर्फ कॉस ए आएगा, यानी कि डी पार्ट आ जाएगा, डी पार्ट, ठीक है। लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर अगर नहीं पता तो बता देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सबको पता है ना 1 होता है। ये तो कहोगे हाँ पता है, तो बस अगर इस साइन स्क्वायर को उस साइड कर दिया जाए, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दिया जाए तो किसके इक्वल होगा, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल नहीं होगा। तो इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। नेक्स्ट देखो 13 में आप पोल 6 मीटर हाई, एक पोल है जिसकी हाइट 6 मीटर है और शैडो है 2√3 और बोल रहा है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बताओ, ये थीटा पूछ रहा है। तो इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 6 अपॉन 2√3। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो 6 अपॉन 2√3 आ गया। तो टेन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, ये 3 टाइम्स कट गया, 3 अपॉन √3। तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, क्या ये √3 आ जाएगा। टेन थीटा कितना आ गया, √3 के इक्वल आ गया। आया समझ में। तो ये आ गया टेन थीटा इक्वल टू 3 अपॉन √3 से √3 के इक्वल, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो। अच्छा √3 आने के बाद, अच्छा अभी एंगल भी तो निकालना, 1 मिनट। तो हमारा जो टेन थीटा √3 आया ना अभी, तो एंगल बताना था ना मैं, तो एंगल कितना होगा 60 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन है 60 डिग्री, ए पार्ट। हमें एंगल पता करना था ना, तो एंगल आया 60 डिग्री। नेक्स्ट देखो क्या है, इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ सर्किल। मतलब क्या, एक सर्किल है उसका पेरीमीटर और एरिया न्यूमेरिकली इक्वल है। अच्छा सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है, अगर रेडियस r है तो क्या पेरीमीटर 2πr होता है और एरिया क्या होता है πr²। तो पाई से पाई कट गया, एक r कट गया, तो 2 इक्वल टू r, तो r आ गया 2 यूनिट्स। तो कौन सा ऑप्शन हो गया यहाँ पे, ए पार्ट। हमें रेडियस ऑफ द सर्किल बताना था, तो रेडियस ऑफ सर्किल क्या हो गया 2 यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो 15 में देखो क्या है, इट इज प्रपोज टू बिल्ड अ सिंगल पार्क इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर दिस। मतलब ये बोला गया है एक सिंगल सर्कुलर पार्क बनाना है जिसका एरिया 2 ऑलरेडी अगर सर्कुलर पार्क हैं उनके एरिया के सम के बराबर। मतलब अगर इसका एरिया A1 है और इसका एरिया A2 है, तो इसका जो एरिया अगर कैपिटल A है तो तुमसे बोला गया कैपिटल A इक्वल टू A1 प्लस A2। एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को कि तुमसे बोला क्या जा रहा है कि भाई एक ऐसा सर्कुलर पार्क बनाना है, ठीक है, जिसका एरिया इन दोनों एरिया के सम के बराबर हो। तो एक बताओ, अगर इसकी रेडियस को R1 मान लें और इसकी रेडियस को R2, तो इस वाले सर्कल का एरिया क्या होगा πr1², इसका क्या होगा πr2²। और इसका रेडियस निकालना है हम लोगों को, इस वाले का रेडियस ऑफ न्यू पार्क, इसका रेडियस कैपिटल R मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा πR²। तो क्या आ जाएगा πR² इक्वल टू πr1² प्लस πr2²। पाई सबका उड़ा दो, तो ये कितना आ गया कैपिटल R² इक्वल टू R1² प्लस R2²। ये तो आएगा कैपिटल R² इक्वल टू R1² प्लस R2², ये आ गया। अब वैल्यूज पुट कर दो। अच्छा पहले वाले का डायमीटर 16 है तो R1 कितना होगा 8 हो जाएगा, हाफ कर दो। इसका 12 है तो ये 6 होगा, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर,
64 प्लस 36 100 आ जाएगा यहाँ से आर स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट करोगे तो आर कितना बन जाएगा 10 मीटर। कितना आ जाएगा 10 मीटर, यानी कि ए पार्ट आया समझ। तो ये एनसीईआरटी में भी है क्वेश्चन, अगर आप करोगे एरिया रिलेटिव सर्कल उसमें आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट देखो क्या है, देयर इज अ ग्रीन स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड दिस। एक ग्रीन स्क्वायर बोर्ड है, ये अगर स्क्वायर बोर्ड है एक, ठीक है, जिसकी साइड है और ये ग्रीन है, ठीक है, इसकी साइड है 2a, ठीक है, इसकी साइड कितनी 2a यूनिट सर्कमस्क्राइबिंग अ रेड सर्कल। एक रेड सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है रेड, तो भैया रेड सर्कल ही बना लेते हैं पूरा। ये रेड सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। अब आपको बताना है जयदेव इज आस्क्ड टू कीप अ डॉट इन अबव सेट फिगर, ठीक है। अब यहां पे ये इसमें मतलब कहीं भी डॉट लगाना है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी दैट ही कीप्स द डॉट ऑन द ग्रीन रीजन। भाई ग्रीन पार्ट है कहां पे वैसे, तो वैसे तो ये पूरा स्क्वायर ग्रीन था, लेकिन इस पे क्या एक रेड वाला वो है, क्या कहते हैं सर्कल, क्योंकि उसी को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो हमारे पास ग्रीन पार्ट ये वाला बचा अब, ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा ग्रीन है बस, ठीक है, समझ रहे इस बात को। तो अब अगर हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमारा जो फेवरेबल पार्ट है, फेवरेबल पार्ट के लिए तो बोला है कि डॉट जो होना चाहिए वो ग्रीन स्क्रीन पे होना चाहिए। तो ग्रीन स्क्रीन हमारी यहां पे, तो मैं कह सकता हूं ना कि एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्किल को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ग्रीन वाला एरिया कहां मिलेगा, स्क्वायर के एरिया से सर्किल वाला एरिया माइनस करना होगा कि नहीं करना पड़ेगा। और नीचे क्या आएगा, नीचे हमारा पूरा स्क्वायर है बड़ा, भाई जो चीज बड़ी होती है वो नीचे आती टोटल एरिया, तो नीचे तो स्क्वायर का एरिया आएगा AS। तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर माइनस, क्योंकि साइड 2a है। सर्किल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर। अब रेडियस कितनी होगी, देखो सेंटर अगर यहां है तो यहां से यहां तक रेडियस होगी, तो ये पाई a स्क्वायर यानी रेडियस स्क्वायर, और ये 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। भाई प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल यहां पे सिर्फ इतना है, तो ये कैसे आएगा, टोटल स्क्वायर के एरिया से सर्किल का एरिया माइनस करके। तो ये आ गया 4a स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। तो a स्क्वायर कॉमन ले लो तो 4 माइनस पाई, यहाँ पे 4a स्क्वायर कॉमन ली, मतलब है ही पहले से, a स्क्वायर कट गया, तो 4 माइनस पाई अपॉन 4, कौन सा ऑप्शन है, बी पार्ट, ठीक है, 4 माइनस पाई अपॉन 4 यानी कि हमारा बी पार्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 17 में बोला गया कि हमारे पास 2 हर्ट्स के कार्ड हैं और 4 कार्ड स्पेड्स के हैं, वो मिसिंग हो गए, मतलब 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड हर्ट्स के और 4 कार्ड स्पेड के मिसिंग है, ये मिसिंग है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कार्ड। अच्छा, अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो नीचे आएगा टोटल कितने कार्ड्स हैं, तो भैया 52 में से 6 कार्ड तो गायब हो गए हैं, 4 और 2, तो 52 में 6 कार्ड माइनस करोगे तो 46 बचेगा, ठीक है। अच्छा, फेवरेबल में क्या है, फेवरेबल निकालना ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक कार्ड होते कितने हैं, 26 होते हैं। स्पेड वाले जो कार्ड होते हैं वो तो ब्लैक होते हैं और हार्ड वाले तो रेड होते हैं। तो अगर ब्लैक वाले कार्ड मिसिंग है यानी 4 कार्ड मिसिंग है तो माइनस करना पड़ेगा, तो 26 टोटल ब्लैक होते हैं, 4 माइनस कर दोगे तो क्या फेवरेबल आउटकम 22 आएगा। तो क्या इसका आंसर बी पार्ट आ जाएगा 22/46, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा फाइंड द अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। मॉडल क्लास कहां से आता है, जहां पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन यहां पे ये जो इंटरवल देने चाहिए थे वो नहीं देके ये बिलो लगा दिया है। तो आपको बिलो अगर इस तरीके से दे रखा है तो पहले आपको क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा। जैसे अभी आपको क्या दे रखा है, बिलो 140, बिलो 145, फिर लिखा है बिलो 150, फिर बिलो 155, ठीक है, बिलो 160, फिर बिलो 165, ऐसा दे रखा है। और इधर आपकी फ्रीक्वेंसी मतलब ये जब भी याद, चलो मैं लिख देता हूँ, पहले 4 है, फिर 11 है, फिर 29 है, फिर 40 है, 46 है और 51 है। जब भी बिलो लिखा हो या मोर देन लिखा हो तो हमेशा जो साइड में लिखा होता है वो फ्रीक्वेंसी नहीं, वो CF होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर ये है यानी ये CF है अगर आपका, तो पहले आपको F निकालना पड़ेगा। मतलब क्या निकालना पड़ेगा,
रेड से, ये सी एफ है आपका, सी एफ क्या है, सी एफ। अब आप एफ निकालोगे इसका, ठीक है, अब आप एफ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो एफ फाइंड आउट कैसे होता है, एफ कैसे फाइंड आउट होता है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो पहला नंबर जो सी एफ का है वही एफ होता है, यानी 4 ही होगा। फिर क्या करना होता है, नीचे वाले से ऊपर को माइनस करते हैं और ये एफ निकलता जाता है। तो 11 माइनस 4 7, 29 माइनस 11 18, 40 माइनस 29 11, 46 माइनस 40 4 हो गया, नहीं 6 हो गया, 51 माइनस 46 5 हो गया। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 18 है। तो बस यही फिर मॉडल क्लास है, जहां पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वही हमारी मॉडल क्लास होती है। तो मॉडल क्लास का अपर लिमिट, अच्छा अभी क्लास इंटरवल भी बनाने पड़ेंगे। तो क्लास इंटरवल कैसे बनता है वो भी समझ लो। क्लास इंटरवल बना रहे हैं यहां पे, तो देखो क्लास इंटरवल ऐसे बनता है, इनमें साफ साफ दिख रहा है 5 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। तो पहले वाले को चाहो तो बिलो 140 लिख दो, या लिख दो कि 0 से 140, ठीक है। फिर 5 का डिफरेंस लेना है तो 140 से 145 लिखना है, फिर 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160 और 160 से 165, इस तरीके से हम लिख लेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो। अच्छा, अब आपको ये बताना है कि अगर हमारी ये मॉडल क्लास है तो ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। देखो मॉडल क्लास हमारी यही तो बन रही है, दिस इज मॉडल क्लास। तो इसकी अपर लिमिट कितनी है, 150। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ गया डी पार्ट, ठीक है। क्या आ जाएगा, डी पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में है इस तरीके की कुछ शेप दे रखी है और बोला है टोटल जो सरफेस एरिया है। अच्छा, एसर्शन रीजनिंग में पता होगा आपको कि किस टाइप से, पहले मैं बता देता हूं कैसे होता है। 4 ऑप्शंस कैसे चूज करने होते हैं। अगर एसर्शन और रीजन ये 2 स्टेटमेंट होते हैं, अगर दोनों सही है यानी दोनों ट्रू है, तो भाई आर जो है, ठीक है, आर को देखना होगा, नहीं रीजन को देखना होगा। अगर वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है जिससे हमें रीजन एसर्शन मिल रहा है, ठीक है, तो फिर तो ए पार्ट है। अगर दोनों करेक्ट है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, रीजन जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो ठीक है बी पार्ट फिर नहीं होगा, ठीक है, मतलब बी पार्ट हो जाएगा उस केस में। और एसर्शन रीजन में कोई भी एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो अगर एसर्शन ट्रू है तो ए सी पार्ट हो जाएगा, और अगर एसर्शन फॉल्स है तो डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से आप देख लो क्या क्या है। तो ये चीज है। अब यहां पे क्या लिखा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप इज द सम ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो आप बताओ, अगर आपको इसका सरफेस एरिया निकालना तो आप कैसे निकालोगे, बाहर का, बाहर मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सही बात है। और ये क्या है, ये कोन का कर्व सरफेस एरिया है, ये भी सही बात है। तो ये तो भैया ट्रू है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां लिखा टॉप इज ऑब्टेन्ड बाय फिक्सिंग द प्लेन सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर एंड कोन। मतलब इनका कहने का मतलब ये है, हमें इस तरीके का शेप तब मिलेगा और तब हमें ये एरिया मिलेगा जब हम फिक्स कर दें प्लेन सरफेसेस को। तो आप बताओ, कोन कुछ ऐसा है तो कोन का प्लेन सरफेस ये हो गया, हेमिस्फीयर कुछ ऐसा होता है, इसका प्लेन सरफेस ये, इनको जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तब कुछ ऐसी शेप बनेगी, तो तभी तो हमें ये सरफेस एरिया मिल रहा है जो ऊपर बोला गया है। यानी ये चीज को एक्सप्लेन तो कर रही है, तो ये ट्रू भी है और एक्सप्लेन भी कर रही है। तो आंसर क्या होगा, ए पार्ट, क्योंकि जब एसर्शन रीजन ट्रू होता है और रीजन इसको एक्सप्लेन करता है एसर्शन को, तो ए पार्ट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ए पार्ट। तो ये सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा है -5 5/2 0 5/2 इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहले चेक कर लेते हैं ट्रू है नहीं है। हमारे पास सीरीज है -5 5/2 0 और 5/2। तो अगर ये A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 और ये हमारा A4 है, अगर ये 4 टर्म्स है हमारे पास, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें कैसे देखेंगे कि ये हमारा AP है या नहीं है। तो हम A2 - A1 निकालेंगे। तो -5/2, बीच में माइनस, A1 है माइनस का 5, तो माइनस का 5/2 प्लस का 5, 2 एलसीएम लिया, -5 + 10, तो कितना आंसर आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर मैं A3 - A2 करूं तो 0 - 5/2 कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। ये भी ट्रू है, बस सेम आ रहा है, तो यानी ये AP चल रहा है। अब A4 - A3 भी कर लो, तो A4 है 5/2 माइनस का 0, तो ये भी फिलहाल सेम ही आ गया। तो यानी ये AP है क्योंकि कॉमन डिफरेंस है। तो पहला भैया असर्शन जो है वो तो ट्रू है,
उसमें कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है, ये चीज़ बिल्कुल ट्रू है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, आर के बारे में क्या दे रखा है, जो स्टेटमेंट है रीजन का, वो लिखा है द टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। ये बोला गया है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं, मतलब इनका कहने मतलब है या तो पॉजिटिव होगा सारा 3 5 7 9 या सारा नेगेटिव होगा इस तरीके से, ठीक है, दोनों चीजें नहीं हो सकती, ये कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो देख लेते हैं, एक बताओ, अगर मैं -3 से स्टार्ट करूं और इसमें 2 ऐड करता जाऊं, प्लस का 2 तो -1 हो गया, फिर 2 ऐड करूंगा तो प्लस का 1 आएगा, फिर 2 ऐड करूंगा 3 आ जाएगा, फिर 2 ऐड करूंगा 5। क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? आप कहोगे हाँ, क्योंकि सब में 2 का डिफरेंस है। देखो इसमें 2 ऐड करे तभी तो ये आया, इसमें 2 ऐड करे तो ये आया, इसमें तो नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, और इसमें क्या बोला था कि सारे पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, जबकि यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, इसलिए ये फॉल्स होगा। और अगर ये फॉल्स है यानी हमारा एसर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, ठीक है, तो भैया रीजन तो फॉल्स ही ना सीधा, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी पार्ट हो गया। क्लियर है सबको, ठीक है, एसर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है। तो ये था सेक्शन है, आई होप आपने एंजॉय किया हो, सबको समझ में आया हो, सबको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करते जाना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।